हेलो क्लास, वेलकम बैक बच्चों। बेटा बात कर रहे हैं डिवेंचर, रिटेन अर्निंग, इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक तो बेटा फिनिश कर दिए। इन चार में से एक का आना तो बिल्कुल तय होता है। कुछ कुछ केसेस में बेटा दोनों भी आ जाते हैं, चार में से दो आ जाते हैं, ठीक है ना। मेरा मानना यह है बेटा कम से कम 3 टॉपिक आएंगे इस चैप्टर से बेटा, जिसकी वर्थ कम से कम 15 नंबर होनी चाहिए, ठीक है जी। अब बहुत आराम से सुनेंगे, आज 2 टॉपिक खत्म होंगे। अभी तक हमारी स्पीड ऐसी थी बेटा कि हम एक दिन में एक भी नहीं कर पा रहे थे। अब स्पीड थोड़ी सी बढ़ेगी बेटा, अब एक टाइम पे बेटा 2 टॉपिक खत्म होंगे, ठीक है जी। सामने देखते चलना, डिफरेंशिएट करने की कोशिश करना। अब मैं लगभग अगले 3-4 टॉपिक ऐसे कराऊंगा जो मैं डिफरेंस फॉर्म में कराऊंगा, ताकि आपको क्लियर होता रहे बेटा क्या चल रहा है। बाबू एक टर्म है कमर्शियल पेपर, सीपी जिसको हम प्यार से बोलते हैं बेटा, और एक टर्म है बेटा पब्लिक डिपॉजिट्स, ठीक है ना। बहुत सारे स्कूल ने कटवा दिया होगा, दोनों कटवा दिए या एक कटवाया? पब्लिक डिपॉजिट करा दिया। अब मैं अगर आपको ये बोल दूं कि इन दोनों में डिफरेंस ही कुछ नहीं है, तो क्या ही बोलोगे आप टीचर्स को अपने? लो समझाऊंगा बेटा आपको, डिफरेंस नहीं है दोनों में कुछ भी। सुनना बेटा, अब कई टीचर्स के साथ कहानी कैसी है, अ लिटिल नॉलेज इज अ वेरी डेंजरस थिंग। सुनिए ना बात, ये टॉपिक कटवा देते हैं, ठीक है ना, और होगा, मैं स्कूल का नाम नहीं लेना चाहता, 100% होगा और आप आगे बताएंगे। कॉमर्शियल पेपर कटवाएंगे और लिखवाएंगे इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट्स। ओ भाई ये दोनों एक ही होते हैं। बुक से कटवा देंगे कॉमर्शियल पेपर और एक नया टॉपिक कहेंगे लिख लो इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट। जब उन्हें पता ही नहीं बेटा ये दोनों एक बातें होती है, तो यही करेंगे वो, और क्या करेंगे। अब सुनते जाना बेटा, बहुत काम की बात मुझसे बेटा। इन दोनों में ना टेक्निकली बस एक फर्क है, बाकी दोनों वन एंड द सेम थिंग, ठीक है जी। सुनना, पहली बात बेटा, ये दोनों इंस्ट्रूमेंट शॉर्ट टर्म के लिए होते हैं। बुक कुछ भी कहे, बुक को इग्नोर मारो। मुझे पता है 11th में बुक में गलतियां, 12th में यही बात ठीक हो जाती है, 12th में दोबारा है टॉपिक। ये दोनों शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट हैं। शॉर्ट टर्म मतलब याद आया होगा, इनके पैसे 1 साल के अंदर अंदर वापस हो जाते हैं। सर जो हमने पहले 4 पढ़े हैं वो बेटा चारों लॉन्ग टर्म थे। लॉन्ग टर्म मतलब 5 साल से पहले किसी के पैसे नहीं देने, और ये दोनों मैं क्या बोल रहा हूं, शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट है। शॉर्ट टर्म मतलब पैसे 1 साल के अंदर अंदर वापस हो जाएंगे, पहली बात। दूसरी बात, दोनों अनसेक्योर्ड इंस्ट्रूमेंट है। समझ गए होंगे अब तो वर्ड। अनसेक्योर्ड मतलब कंपनी जब पब्लिक डिपॉजिट से पैसा लेती है या कमर्शियल पेपर से पैसा लेती है, कोई भी एसेट गिरवी नहीं रखती। अनसेक्योर्ड है, डिबेंचर सेक्योर्ड होते थे, याद है। बाकी सब अभी तक अनसेक्योर्ड ही पड़े हैं, ये दोनों भी अनसेक्योर्ड है, ये दोनों शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट है। तीसरी बात, क्योंकि अनसेक्योर्ड इंस्ट्रूमेंट हैं तो बिग सिर्फ उसी कंपनी के पाएंगे बेटा जिनकी क्रेडिट वर्दीनेस बहुत हाई है बेटा, जो लार्ज कंपनीज है। क्या बोल रहा हूं आराम से सुन लो। सर अनसेक्योर्ड इंस्ट्रूमेंट हैं, कंपनी सिक्योरिटी नहीं गिरवी रखती बेटा इनके लिए, तो बिकते किस कंपनी के हैं? सर सिर्फ उन्हीं कंपनी के बिकते हैं जो कंपनियां लार्ज हैं, जिनकी क्रेडिट वर्दीनेस बहुत आई है। सर किसी भी कंपनी के बिक जाएंगे क्या? सर किसी भी लल्लू पंजू कंपनी के नहीं बिक सकते। आप ये सोचो बेटा, अनसिक्योर्ड चीज के ऊपर कोई भी पैसा दे देगा आपका, फिर तो बेटा क्या होगा, मैं ही बनाता हूं कंपनी, आज ही बनाता हूं कंपनी, कल इशू करूंगा कमर्शियल पेपर पब्लिक डिपॉजिट, और परसों बाय बाय इंडिया। सर अगर किसी भी कंपनी के बिकने लगे ना, तो हर गली मोहल्ले में कंपनी इकट्ठी हो जाएंगी। मैंने एक कंपनी बनाई एबीसी लिमिटेड, अगले दिन कमर्शियल पेपर इशू करे 50 करोड़, लोगों ने खरीदे 50 करोड़ और मैं बाय बाय इंडिया। सर बिकते नहीं है इतनी आसानी से, ये सिर्फ उसी कंपनी के बिकते हैं जो कंपनियां लार्ज हैं, जिनकी क्रेडिट वर्दीनेस बहुत आई है। रिलायंस इशू करे, सर आज बिकेंगे, गारंटेड बात है। लेकिन बेटा गली मोहल्ले की कोई कंपनी इशू करे, करते रहो बेटा, आपके नहीं बिक सकते। समझ आई बात? 3 बातें मैंने बोली, शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट है, अनसेक्योर्ड इंस्ट्रूमेंट है, अनसेक्योर्ड है इसलिए बिग सिर्फ उन्हीं कंपनी के बातें हैं जो लार्ज हैं, जिनकी क्रेडिट वर्दीनेस बहुत हाई है।
काम की बात, डिफरेंस बता दूं पहले। सर इन दोनों में डिफरेंस क्या है? बेटा मेरी नजर से सोचोगे तो बस एक फर्क, 100% सेम, बस एक फर्क छोड़ के, इसका नाम है पब्लिक डिपॉजिट। मतलब बेटा कंपनी इशू करती है खरीदने वाली जनरल पब्लिक, इसलिए इसका नाम पड़ा पब्लिक डिपॉजिट। तो कमर्शियल पेपर क्या है? सर कंपनी इशू करती है, खरीदने वाली भी कंपनी। यहां जनरल पब्लिक खरीदती है, पब्लिक डिपॉजिट। आपको पता है मैंने कमर्शियल पेपर का दूसरा नाम क्या लिखा? इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट। मतलब इंटर कॉर्पोरेट मतलब कॉर्पोरेट टू कॉर्पोरेट, बेचने वाला भी कॉर्पोरेट और खरीदने वाला भी कॉर्पोरेट। कंपनी ही इशू करेगी और खरीदेगी भी कंपनी। बेटा शायद बात समझ में आ गई होगी। सर मैंने एक ही डिफरेंस बोला और आखिरी तक कोई दूसरा डिफरेंस बोलूंगा ही नहीं। और जो टीचर ये कटवा के ये करा देते हैं, सर दिमाग आपको तो हैट्स ऑफ है भाई, आपका तो बस फिर जवाब ही नहीं। सर मैं कह रहा हूं डिफरेंस ही कुछ नहीं है, आपको पता क्या फिर? ठीक है ना, कोई डिफरेंस नहीं है। एक बात और आप सुनते जाना, सर पब्लिक क्यों खरीदेगी आपका इंस्ट्रूमेंट? अनसेक्योर्ड, इक्विटी शेयर ना खरीदे, डिवेंचर ना खरीदे, इससे बढ़िया। डिवेंचर खरीदने में क्या दिक्कत है? डिवेंचर तो सिक्योर्ड होती है, पब्लिक क्यों खरीदे? सर आप लालच देते हो, आप लालच देते हो। सुनना, लालच का नाम सुनना बेटा। आप ना पब्लिक को और आप कॉर्पोरेट को लालच देते हो। किस चीज का लालच? मैं अगर मुझे पैसे की जरूरत है, मैं कंपनी हूं, मुझे बेटा 50 करोड़ की जरूरत है, ठीक है, मैं लोन लेने गया, मैंने बैंक से पूछा बैंक क्या ब्याज लेगा? बैंक ने कहा 14%। मैंने कहा यार बहुत दिक्कत है, 14% तो बहुत ज्यादा होता है। आप बैंक में पैसे जमा कराने गए, आपने पूछा बैंक एफडी करानी है, ब्याज कितना? बैंक ने कहा 5%। बैंक की यही कमाई होती है ना 9% की। सर बोलो, बैंक की कमाई तो यही होती है ना बेटा, जो डिफरेंस होता है। आप बैंक में डिपॉजिट कराने जाते हो तो आपको एफडी पे ब्याज मिलता है 5%, मैं लोन लेने जाता हूं मैं 14 पे लेके आता हूं। बैंक की कमाई क्या है? 9। कंपनी क्या करती है? बीच का रास्ता निकाल लेती है। कंपनी कहती है मैं आपको 10% ब्याज दूंगी, मेरी कंपनी के पब्लिक डिपॉजिट खरीद लो। कंपनी को फायदा है कि नहीं पहले ही बताओ? फायदा है, 14 से 10 पे आ गए आप। सर आपको फायदा है कि नहीं है? आपको 5 मिलता है एफडी पे, आपको भी तो 10 मिल रहा है। सर आपको भी तो फायदा दे रही है कंपनी। तो बेटा इसी वजह से लोग पब्लिक डिपॉजिट खरीदते हैं। तो कमर्शियल पेपर क्यों बिकते हैं? सर कमर्शियल पेपर बिकने का एक बड़ा ही सॉलिड रीजन है। सुनना बाबू, कोई भी बिजनेस फर्म एफडी नहीं करा सकती। कोई भी बिजनेस फर्म के पास सेविंग खाता नहीं होता। बिजनेस फर्म के पास क्या होता है? सिर्फ करंट अकाउंट। यू आर अ कंपनी, आपके पास आइडल पड़े हैं 50 करोड़ करंट अकाउंट में। आइडल मतलब वेस्ट पड़े हैं, कोई यूज नहीं है। करंट अकाउंट में ब्याज मिलता है? सोचो, करंट अकाउंट में ब्याज मिलता है? नहीं। आपके 50 करोड़ खाली पड़े हैं, ब्याज कुछ नहीं मिल रहा। मैं कंपनी, मैं आपके पास गया, मैंने कहा 50 करोड़ के मेरे कमर्शियल पेपर खरीद ले, 10% ब्याज दूंगा। सर आप खरीदोगे कि नहीं खरीदोगे? 10% तो कमाना चाहोगे आप, आइडल ही तो पड़े हैं आपके बैंक, करंट अकाउंट में ब्याज थोड़ी मिलता है। इससे बेटर है आप मेरे कमर्शियल पेपर खरीद के ब्याज ही अर्न कर लो। तो समझ में आ रहा होगा कि पब्लिक ये क्यों खरीदती है और कंपनी ये क्यों खरीदती है। क्लियर बात? 2 बातें, कोई दिक्कत तो नहीं है। मैंने जितनी भी बात बोली अभी तक समझ आई सारी, ठीक है। दोनों शॉर्ट टर्म है, दोनों अनसेक्योर्ड है। बिग सिर्फ उन्हीं कंपनी के पाएंगे जो लार्ज हैं, जिनकी क्रेडिट वर्दीनेस बहुत हाई है। ये जनरल पब्लिक को इशू होते हैं, ये कॉर्पोरेट को इशू होते हैं। नाम है इसका बेटा इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट, दैट मीन्स कॉर्पोरेट टू कॉर्पोरेट डिपॉजिट्स। ठीक है जी बाबू, हमेशा रेट ऑफ इंटरेस्ट दोनों के केस में क्या होता है? लेस देन बैंक लोन बट ग्रेटर देन बैंक डिपॉजिट, दैट मीन्स एफडी। क्लियर बात? बढ़ाऊं बात को आगे। सर कॉमर्शियल पेपर जनरली 2 पर्पस के लिए इशू किया जाता है। मैं कॉमर्शियल पेपर बोलूं मतलब समझ लो पब्लिक डिपॉजिट साथ में है, क्योंकि डिफरेंस नहीं है इन दोनों में, ठीक है ना। 2 पर्पस के लिए इशू होता है। पर्पस आपने ध्यान रखने हैं। सर मैं वो बातें बोल रहा हूं जो बुक में नहीं लिखी हुई, ठीक है ना। सर मेरा उतना काम भी नहीं है बुक जितना पढ़ाना, थोड़ा सा ये भी समझ के चलना। मेरी मजबूरी होती है कि आपको बहुत बड़ा समझा के फिर थोड़े से पे ले आऊं चाहे, ठीक है ना। एक बार मेरे को आपको ब्रॉड आइडिया देना है कि चीजें होती कैसी।
मैं वो बात बोलूंगा जो बुक में नहीं लिखी हुई। कमर्शियल पेपर जनरली दो पर्पस के लिए इस्तेमाल होता है प्यारे बच्चों। सबसे पहला पर्पस सीजनल और वर्किंग कैपिटल नीड। एग्जाम्पल सुनना बेटा, मैं कंपनी हूं, लेट सपोज कंपनी का नाम है टाटा, एक प्रोडक्ट बनाती है टाटा वोल्टास एसी, ठीक है। और बेटा समर का सीजन मुझे दिखाई दे रहा है, फेब्रुअरी आ चुकी है, ठीक है। और वोल्टास जो इनका बिजनेस वर्टिकल है, पैसे की जरूरत है बेटा। हमने क्या करा, हमारी कंपनी, हमने कमर्शियल पेपर इशू कर दिया। और आपकी नॉलेज के लिए बता देता हूं एक बात, थोड़ी एक्स्ट्रा है लेकिन सुनते चलो। कमर्शियल पेपर हमेशा इशू होते हैं बेटा एट डिस्काउंट, बट रिडीम्ड एट पार। बेटा कमर्शियल पेपर हमेशा इशूड होते हैं एट डिस्काउंट और रिडीम किस पर होते हैं, बिल्कुल पार पर होते हैं। समझाने के लिए क्या है बेटा, समझना। मैंने आपको एक कमर्शियल पेपर दिया, बाबू सामने देख रहे हैं सब मेरी तरफ। मैंने आपको एक कमर्शियल पेपर दिया और बेटा कमर्शियल पेपर पे लिखा हुआ है फेस वैल्यू 100 रुपए, ठीक है जी। मैंने कहा आप मेरे कंपनी के कमर्शियल पेपर खरीद लो, देख लो इसके ऊपर फेस वैल्यू क्या लिखा है, 100 रुपए लिखे है। मैंने कहा बस मुझे 95 दे दो, 95 दे दो। आपने कहा ठीक है सर, डिस्काउंट पर इशू होने का मतलब समझ में आया, ठीक है ना। फेस वैल्यू से कम वैल्यू लेता हूं बेटा एट द टाइम ऑफ इशू आपसे, ठीक है ना। जैसे बिल्कुल वैसे ही है, आप लेस चिप्स खरीदने गए, 10 रुपए एमआरपी है, लेकिन रिटेलर आपसे कह रहा है लाओ 9 दे दो, बिल्कुल वैसे ही मैं कर रहा हूं बेटा। मैंने क्या बोला, कमर्शियल पेपर इज इशूड एट डिस्काउंट। मैंने क्या करा बेटा, जब आपको इशू करा तो डिस्काउंट पे करा। फेस वैल्यू लिखी है 100, मैं आपसे मांग कितने रहा हूं, मैंने कहा लाओ 95 ही दे दो। और कितने महीने के लिए इशू कर रहा हूं, लेट्स सपोज 5 महीने के लिए इशू कर रहा हूं। 5 महीने के बाद जब आप आए, आपने मेरा कमर्शियल पेपर मुझे वापस करा, मैंने आपको पूरे 100 वापस कर दिए। मैंने क्या लिखा बेटा, इशूड एट डिस्काउंट। जब इशू करता हूं तो करता हूं डिस्काउंट पे, लेकिन जब रिडीम करता हूं तो करता हूं पार पे। रिडीम मतलब रीपेमेंट। जब आपकी रीपेमेंट करता हूं तो पार वैल्यू देता हूं। पार वैल्यू मतलब फेस वैल्यू के बराबर। सर ये जो 5 रुपए आपको फालतू मिले ये क्या है, ब्याज। सर मैंने आपके 95 रुपए 5 महीने तक यूज करे, आपको 100 रुपए इसीलिए दे रहा हूं, ये 5 रुपए ब्याज के दे रहा हूं आपको। समझ में आया? द डिफरेंस बिटवीन द इशू प्राइस एंड द रिडेम्पशन प्राइस इज इंटरेस्ट। क्लियर हुई बात ओके हुई? सबको हुई क्या, या दोबारा बोलूं? बेटा मैं दोबारा बोल रहा हूं, एक बार बहुत आराम से सुन लो। बहुत कंसंट्रेटेड रहना पड़ेगा आपको, कंसंट्रेशन डबल चाहिए, ठीक है ना। अगर फालतू नॉलेज लेने का दम है ना बेटा तो ले जाओ, कंसंट्रेशन रखोगे, वरना मैं बुक जितना पढ़ा के खत्म करूंगा आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी, पक्का बता रहा हूं। लेकिन एक्स्ट्रा सुनोगे आपका फायदा देगा ये बहुत ज्यादा। सुनो बाबू, मैंने क्या लिखा, कमर्शियल पेपर हमेशा इशू होते हैं डिस्काउंट पर, लेकिन बेटा जब रीपेमेंट का नंबर आता है, रिडेम्पशन का नंबर आता है बेटा, तो रिडेम्पशन होता है पार पर। पार मतलब फेस वैल्यू के बराबर पैसा देता हूं। मैंने कमर्शियल पेपर आपको दिए, फेस वैल्यू का मतलब कुछ और नहीं, एमआरपी होता है, ये समझो। एमआरपी लिखा है, फेस वैल्यू लिखा है 100, और मैं आपसे मांग कितने रहा हूं, मैंने कहा चल 90 दे दे यार तू, लेकिन तेरे पैसे मैं 8 महीने यूज करूंगा। आपने कहा कोई दिक्कत नहीं। मैंने आपसे 90 रुपए लिए, 8 महीने तक आपके पैसे यूज करे। 8 महीने के बाद जब आप मेरे कमर्शियल पेपर लेकर आए तो मैंने आपको वापस कर दिए 100 रुपए। ये मैंने 10 रुपए फालतू क्यों दिए बेटा, ब्याज के ही तो दिए, क्योंकि मैंने आपके 90 रुपए 8 महीने तक यूज किया, मैं ब्याज दे रहा हूं आपको 8 महीने की। यानी कि मैं क्या बोल सकता हूं, द डिफरेंस बिटवीन द इशू प्राइस एंड द रिडेम्पशन प्राइस इज इंटरेस्ट। बढ़ाऊं बात को आगे, सुनना। सर कमर्शियल पेपर के 2 इस्तेमाल हैं, 2 यूसेज। कौन से 2 यूसेज बेटा? सबसे पहली बात, कमर्शियल पेपर सीजनल और वर्किंग कैपिटल नीड के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। मतलब अगेन, मेरी कंपनी टाटा वोल्टास, फरवरी का मंथ, मुझे पैसों की जरूरत, पैसे मिल नहीं रहे कहीं से भी। मैंने क्या करा, कमर्शियल पेपर इशू कर दिए 11 करोड़ के, और आपको कह रहा हूं बस 10 करोड़ दे दो, क्योंकि इशूड एट डिस्काउंट। फेस वैल्यू लिखी है 11 करोड़,
और मैं मांग रहा हूं 10 करोड़ दे दो, 10 करोड़ ले लो, कोई भी कंपनी खरीद लो। एक और कंपनी आई, उसने मेरे कॉमर्शियल पेपर 11 करोड़ के खरीद लिए, मुझे 10 करोड़ दे दिए, मुझे 10 करोड़ मिल गए। मैंने इन्वेस्ट करे अपने बिजनेस में, एसी बनाए 10 करोड़ के, बेचे, दोबारा पैसे आए, दोबारा बनाए बेचे, दोबारा बनाए, दोबारा बनाए बेचे। 8 महीने तक अपना धंधा बहुत बढ़िया करा, 10 के मैंने 12 करोड़ कर दिए। 10 करोड़ से मैंने 2 करोड़ कमा दिए, मैंने 12 करोड़ कमा दिए। आप 8 महीने के बाद आए, लाओ मेरे पैसे, मैंने वापस करनी है पूरी फेस वैल्यू, मैंने आपको 11 करोड़ वापस कर दिए। मैंने कितने कमाए? 1 करोड़। मेरा पैसा था, आपके पैसे से 1 करोड़ मैंने बनाए। समझ आई बात? कॉमर्शियल पेपर का इस्तेमाल क्या है बेटा? सीजनल और वर्किंग कैपिटल नीड। क्लियर बात? एक बात और सुनना, सर मैंने अभी बोला ये दोनों इंस्ट्रूमेंट क्या है? अनसेक्योर्ड है। तो बिग किस कंपनी के बातें हैं? जो कंपनियां लार्ज हैं, जिनकी क्रेडिट वर्दीनेस बहुत हाई है। लेकिन बेटा एक बात ध्यान रख लेना, आप एक बहुत लार्ज कंपनी हो, आपकी बहुत अच्छी क्रेडिट वर्दीनेस है, यू आर अ रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, पर बेटा देखो अनसेक्योर्ड इंस्ट्रूमेंट में ना हर किसी की पैसे इन्वेस्ट करने की एक लिमिट है। ये मत सोच लेना कि क्योंकि आप लार्ज कंपनी हो, आप क्रेडिट वर्दी कंपनी हो, कि आप अरबों रुपए इकट्ठा कर सकते हो। कॉमर्शियल पेपर ने एक लिमिट तक पैसे दे सकता है बड़ी कंपनियों को भी, सर 5, 7, 10 करोड़। ये मत सोचना कि मैं 100 करोड़ के कॉमर्शियल पेपर इशू कर लूंगा। इवन यू आर रिलायंस 100 करोड़ के इशू करके देख लो, कोई खरीद ले मुझे बताते, बिक नहीं सकते। कॉमर्शियल पेपर पब्लिक डिपॉजिट अनसेक्योर्ड है। लल्लू पंजू कंपनी तो बेच ही नहीं पाएगी 1 रुपए का भी, बड़ी कंपनियां बेच तो पाएंगी पर अरबों नहीं इकट्ठी कर पाएंगी बेटा। अनसेक्योर्ड इंस्ट्रूमेंट में लोगों के बेटा पैसे इन्वेस्ट करने की लिमिट है, लोगों को डर लगता है। तो बेटा 5, 7, 10 करोड़ की बात करो, इससे ज्यादा बात नहीं हो सकती कभी भी कॉमर्शियल पेपर और पब्लिक डिपॉजिट में। क्लियर बात? अब दूसरे सबसे काम की बात, बेटा जितना कंसेंट्रेशन अब तक दिखाया उसका डबल कर दो। ये बात समझ में आ गई तो समझ लेना टॉपिक फिनिश हो चुका, बस मुझे रीड करना है। ठीक है जी, सुनना प्यारे बच्चों। बेटा मैंने भी बोला था कॉमर्शियल पेपर के 2 इस्तेमाल हैं, पहला सीजनल और वर्किंग कैपिटल नीड, दूसरा बहुत आराम से सुनना, टू मीट आउट द फ्लोटेशन कॉस्ट। मतलब मेरी कंपनी को 100 करोड़ की जरूरत है, मैं बहुत अच्छे से जानता हूं 100 करोड़ इक्विटी वाले कभी नहीं दे सकते, तो सॉरी कॉमर्शियल पेपर कभी नहीं दे सकता 100 करोड़। अनसिक्योर्ड इंस्ट्रूमेंट 1 अरब रुपए इकट्ठे नहीं कर सकता। मैंने सोचा कि देखो ऐसे केसेस में एक ही ऑप्शन बेस्ट होता है, इक्विटी। जितना मर्जी पैसा चाहिए हो, चाहे 1000 करोड़ चाहे 10,000 करोड़, इक्विटी बिकता है। मैंने कहा जी हम इक्विटी शेयर इशू करेंगे 100 करोड़ का। अब मेरे दिमाग में एक टेंशन कि यार इक्विटी तो इशू कर दे 100 करोड़ का, लेकिन इक्विटी के साथ फ्लोटेशन कॉस्ट सबसे ज्यादा होती है, विच इज ऑलमोस्ट 10%। मैंने कहा ये 10 करोड़ कहां से आएंगे? सर याद है फ्लोटेशन कॉस्ट? पैसा लेने के लिए जो पैसा खर्चना पड़ता है उसे फ्लोटेशन कॉस्ट कहते हैं। मुझे 100 करोड़ चाहिए, मैं इक्विटी शेयर इशू कर रहा हूं, कहां से दूं कमीशन अंडर राइटर को? सर कहां से दूं ब्रोकरेज? कैसे करूं खर्चे प्रोस्पेक्टस पे? सर खर्चे हैं ना 10 करोड़ के, एडवर्टाइजमेंट कैसे करूं? 10 करोड़ भी कहां से आएंगे? मेरे पास 1 रुपया नहीं है, मुझे चाहिए 100 करोड़। मैंने ये तो सोच लिया इक्विटी शेयर से पैसे आएंगे, पर बेटा फ्लोटेशन कॉस्ट के लिए 10 करोड़ चाहिए। अब सुनना कंपनी ने क्या करा, प्यारे बच्चों सब सामने देख रहे हैं। मैंने कॉमर्शियल पेपर इशू करे वर्थ ₹11 करोड़, इशू करे 11 करोड़ के एट डिस्काउंट, मतलब 10 करोड़ ही दे दो, 11 करोड़ के कॉमर्शियल पेपर ले जाओ। 11 करोड़ के कॉमर्शियल पेपर बेचे, 10 करोड़ मेरे पास आ गए कॉमर्शियल पेपर के। ठीक है, 10 करोड़ से फ्लोटेशन कॉस्ट मीट आउट करी, 100 करोड़ मेरे पास इक्विटी के आ गए। 100 करोड़ आ गए, 100 करोड़ बिजनेस में इन्वेस्ट करे, पहले साल जो भी कमाया पहले कॉमर्शियल पेपर के 11 करोड़ वापस करे। अगर आप पहले साल इक्विटी को डिविडेंड नहीं दोगे, इक्विटी वाले कुछ कर सकते हैं? नहीं। तो मैंने 100 करोड़ से जो कमाया कॉमर्शियल पेपर के पैसे उतार दिए, और अगले साल से कमाए जाओ, इक्विटी को डिविडेंड दिए जाओ। समझ में आया मैंने क्या करा? पूरी कंपनी ने क्या करा, गेम कैसे घूमा? सर कॉमर्शियल पेपर का इस्तेमाल जब भी फ्लोटेशन कॉस्ट मीट आउट करने के लिए किया जाता है, इस टर्म को हम बोलते हैं ब्रिज फाइनेंसिंग। नाम ही बदल जाता है, इसका नाम कमर्शियल पेपर नहीं रहता।
कॉमर्शियल पेपर के दो इस्तेमाल हैं, सीजनल वर्किंग कैपिटल और दूसरा टू मीट आउट द फ्लोटेशन कॉस्ट। जब भी कॉमर्शियल पेपर का इस्तेमाल फ्लोटेशन कॉस्ट के लिए किया जाता है, इसे हम बोलते हैं ब्रिज फाइनेंसिंग। सर मैंने पूरा आइडिया दे दिया आपको कि क्या क्या इनके इस्तेमाल है, क्यों क्यों ये इशू किए जाते हैं, कैसे इशू किए जाते हैं, कितने अनसिक्योर्ड है, शॉर्ट टर्म में सब बता दिया। क्लियर होगी बात? सर अब बुक में इक्का दुक्का बात गलत लिखी हुई है, वो मैं करेक्ट करता चला जाऊंगा जब मैं पढ़ूंगा, और वैसे हम रुकेंगे नहीं बेटा, ये दोनों टॉपिक खत्म हो चुके हैं। ठीक है जी, लो बस मैं कंफर्म करा देता हूं आपको बुक से। बाबू मेरे पास जो बुक है उसमें पेज नंबर निकाल लो आप 194, पेज नंबर 194, टॉपिक नंबर 8.4.5 पब्लिक डिपॉजिट। अंशिका सीधी होके बैठ जाओ। टॉपिक नंबर 8.4.5 पब्लिक डिपॉजिट पढ़ें सर। पहले इंट्रोडक्शन कहता है द डिपॉजिट दैट आर रेज्ड बाय द ऑर्गेनाइजेशन डायरेक्टली फ्रॉम द पब्लिक आर नोन एज पब्लिक डिपॉजिट। Rate of the interest offered on public deposit are usually higher than the offered on bank deposit. Any person who is interested in depositing money in an organization can do so by filling up a prescribed form. The organization in return issue a deposit receipt as acknowledgement of debt. एक लाइन और पढ़ेंगे लेकिन गलत है। Public deposit can take care of both medium and short-term financial requirement of the business. गधो सिर्फ short term, कभी भी medium term नहीं। ठीक है जी बाबू, अब मेरी बात सुनना। सर आपने इतनी सारी लाइन पढ़ी, मैं फटाफट से बता देता हूं क्या क्या पढ़ा। पहली लाइन क्या बोलती है? कहता है पब्लिक डिपॉजिट डायरेक्टली जनरल पब्लिक को इशू किए जाते हैं, मैंने बता दिया। दूसरी लाइन इसने बोली पब्लिक डिपॉजिट में जो आपको ब्याज मिलता है यूजुअली हायर देन बैंक डिपॉजिट होता है, मैंने भी बताया कि बैंक डिपॉजिट से ज्यादा होता है लेकिन बेटा लोन से कम होता है। कहता है जो कोई इन्वेस्ट करना चाहता है पब्लिक डिपॉजिट में, कंपनी का एक प्रेस्क्राइब फॉर्म है, उसमें एप्लीकेशन दे तो आप पैसे जमा कर सकते हो, और कंपनी इसके बदले में क्या करती है बेटा? आपको एक एक्नॉलेजमेंट देती है कि हाँ जी हमने आपसे लोन लिया हुआ है। सर डिवेंचर के केस में भी तो एक्नॉलेजमेंट होता था, मैं हमेशा एग्जांपल देता हूं ना। एफडी क्या है? कागज का टुकड़ा। डिवेंचर क्या है? कागज का टुकड़ा। तो बैंक पब्लिक डिपॉजिट क्या है? कागज का टुकड़ा जिसपे कंपनी ने लिख के दिया हुआ हाँ जी हमने आपसे उधार लिया हुआ है, क्या दिक्कत है, 8 महीने बाद पैसे देंगे, इतने इतने ब्याज के साथ देंगे। सर क्लियर हो गई बात? पढ़े मेरिट्स पहले आप। मेरिट्स बेटा मेरिट्स पढ़ी, चारों क्लियर होनी चाहिए, बहुत आराम से सुनना, मेरे को टोटल 1 मिनट लगेगा। पहला, the procedure of obtaining deposit is simple and does not contain restrictive condition as are generally there in a loan agreement. ये बात मैंने लोन के टाइम पर भी बताई थी, नहीं रिटेन अर्निंग के टाइम पर भी बताई थी, अब दोबारा। सर जब आप पब्लिक डिपॉजिट से पैसा रेस करते हो, कंपनी कभी नहीं बताती कि वो पैसों का क्या करेगी, यानी कि दैट मीन्स देयर इज अ ऑपरेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम एंड फ्लेक्सिबिलिटी। याद आई वर्ड? ये रिटेन अर्निंग में था ना बेटा। लोन के टाइम पर हम बताते हैं ना बैंक हम पैसे को यहां इस्तेमाल करेंगे, बैंक में घर बनाऊंगा, बैंक में कार लूंगा। सर पब्लिक डिपॉजिट में कभी नहीं बताना होता, चाहे कूड़े में फेंको पैसा, हमें कोई मतलब नहीं। सेकंड वन पता लग गया होगा बेटा, पब्लिक डिपॉजिट में ब्याज लोन से कम होती है। बैंक से बोरो करते तो 14% देते, यहां 10% में ही काम चल रहा है, 4% आप बचा रहे हो, इसलिए आपकी एडवांटेज है कंपनी की। क्लियर? थर्ड वन, पब्लिक डिपॉजिट मैंने पहली लाइन में ही बोला था अनसिक्योर्ड इंस्ट्रूमेंट है, यानी कि कंपनी एसेट गिरवी नहीं रखती, यही लिखा है ना थर्ड एडवांटेज में, डू नॉट क्रिएट एनी सॉर्ट ऑफ चार्ज। सर याद है ना ये वर्ड, सॉर्ट ऑफ चार्ज, हाइपोथिकेशन, मॉर्टगेज, कोई एसेट गिरवी नहीं होती है आपकी पब्लिक डिपॉजिट से, अनसिक्योर्ड इंस्ट्रूमेंट है टोटल। फोर्थ वन, एज द सर ये भी पता लग गया होगा, वोटिंग राइट नहीं होते पब्लिक डिपॉजिट को, तो आपका कंट्रोल भी डाइल्यूट नहीं होने वाला। मुझे बहुत मेहनत लगी है यहां तक लाने के लिए बेटा, वेस्ट मत करना। क्लियर हो रही है ना सारी बात? देख लो मैंने एक एक चीज पे बाबू, एक एक पॉइंट पे आधा आधा घंटा लगा हुआ है डिवेंचर के टाइम पर, ये मत भूल जाना। क्लियर है ना?
लिमिटेशन पहले आप लिमिटेशन, पहली लिमिटेशन कहता है न्यू कंपनीज जनरली फाइंड इट डिफिकल्ट टू रेज फंड थ्रू पब्लिक डिपॉजिट। सर नई कंपनियों को पब्लिक डिपॉजिट के पैसे कभी नहीं मिलते, क्यों? सर आपकी क्रेडिट वर्दीनेस जीरो होती है। मैंने कंपनी बनाई और मैं पब्लिक डिपॉजिट इश्यू करूंगा, कोई नहीं खरीदेगा। क्यों बेटा? क्योंकि अभी तक मार्केट में मेरी क्रेडिट वर्दीनेस नहीं है। आप थोड़े से पुराने हो जाते हो मार्केट में, जब आप लोगों का पैसा टाइमली उतारते हो तो आपकी क्रेडिट वर्दीनेस बनती है, तब जाकर पब्लिक डिपॉजिट बिकते हैं। नई कंपनी कभी पब्लिक डिपॉजिट बेच नहीं सकती बेटा। थर्ड वन पहले पढ़ते हैं, सेकंड वन बाद में। कहता है बेटा कलेक्शन ऑफ पब्लिक डिपॉजिट में प्रूव डिफिकल्ट पर्टिकुलरली व्हेन द साइज ऑफ डिपॉजिट रिक्वायर्ड इज लार्ज। थोड़ी देर पहले बोल चुका हूं 100 करोड़ चाहिए, सर दे नहीं सकता। आप कितनी अच्छी कंपनी हो, 100 करोड़ नहीं मिल सकते सर आपको। तो क्या बोल रहा है बेटा, अगर पब्लिक डिपॉजिट से पैसा चाहते हो और बेटा जो पैसा चाहिए वो बहुत लार्ज अमाउंट है, पब्लिक डिपॉजिट नहीं दे पाएंगे आपको, लिमिटेशन है बेटा इसकी। और सेकंड वन बेटा अनरिलायबल सोर्स है, पब्लिक हो सकता है आपके लार्ज होने पर भी रिस्पॉन्ड ना करे। सर पब्लिक को डर लगता है ना अनसिक्योर्ड इंस्ट्रूमेंट, अगर उसको अनसिक्योर्ड ही खरीदना है तो बेटा वो इक्विटी खरीदेगा, वो 10% का लालच भी नहीं करना चाहता। आप खुद समझो, आप एक पब्लिक के मेंबर हो, आपकी जेब में 10,000 है, मैं आपको लालच दूं कि मैं एक अनसिक्योर्ड इंस्ट्रूमेंट खरीद रहा हूं, उसमें 10% तेरे को ब्याज मिलेगी, और एक मैं अनसिक्योर्ड इंस्ट्रूमेंट बेच रहा हूं जिसमें मुझे नहीं पता कितना मिलेगा, मिलने को 1000% भी मिल सकता है, तो ऑब्वियस बात है बेटा आप 10% के लिए नहीं भागोगे। सर इक्विटी अनसिक्योर्ड है, पब्लिक डिपॉजिट भी अनसिक्योर्ड है, वहां 10% है, सर यहां लिमिट नहीं है। तो अगर पब्लिक को अनसिक्योर्ड खरीदते हैं ना, जबरदस्ती नहीं है वो पब्लिक डिपॉजिट या कमर्शियल पेपर खरीदे, उसके दिमाग में रहता है बहुत बड़ा लालच, तो वो इक्विटी शेयर खरीदने में ज्यादा बिलीव करता है बेटा। ऑल ओके क्लियर? पब्लिक डिपॉजिट बेटा कमर्शियल पेपर का हम इंट्रो नहीं पढ़ेंगे, इंट्रो पब्लिक डिपॉजिट जैसा सारा सेम लिखेंगे, म्यूटेटिस म्यूटेंडिस, मतलब कट कॉपी पेस्ट सब्जेक्ट टू द नेसेसरी मॉडिफिकेशन। पब्लिक डिपॉजिट नाम हटाना, कमर्शियल पेपर लिखते चले जाना, सारी बात से। बस ये ध्यान रखना कमर्शियल पेपर इशू करती है कंपनी, कंपनी को, पहली लाइन में ये मत लिख देना जनरल पब्लिक को इशू कर रहे हैं, ये लिखना कंपनी को इशू कर रहे हैं, ठीक है जी। मेरिट्स पहले आप बेटा 5 मेरिट में से एक कटवानी पड़ेगी, गलत है लेकिन मैं पढ़वाऊंगा एक बार सारी आपको। पहले फर्स्ट की बात ही कर लेते हैं। सर अनसिक्योर्ड इंस्ट्रूमेंट है, कोई रेस्ट्रिक्टिव कंडीशन नहीं है। सर सेम बात जो पब्लिक डिपॉजिट में आई थी, अनसिक्योर्ड होते हैं ना दोनों, और दोनों में रेस्ट्रिक्टिव कंडीशन। मैंने तो पहले बोला कुछ फर्क ही नहीं है, बस ये कंपनी को इशू होता है, पब्लिक को, बाकी सारी बातें सेम है। सेकेंड वन सर कहता है इट इज अ फ्रीली ट्रांसफरेबल इंस्ट्रूमेंट, दस इट हैज अ हाई लिक्विडिटी। ट्रांसफरेबल इंस्ट्रूमेंट समझते हो, फ्रीली ट्रांसफरेबल, इस टर्म को हम वैसे बोलते हैं टेक्निकली नेगोशिएबल, वेरी गुड, ठीक है ना, इस टर्म को हम बोलते हैं नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है। तो बेटा इसमें हाई लिक्विडिटी है, लिक्विडिटी मतलब एबिलिटी टू कन्वर्ट इनटू कैश, बिल्कुल करेक्ट। लिक्विडिटी का मतलब होता है कन्वर्टेबिलिटी इनटू कैश। अब समझना इस चीज को, मैं कंपनी, मैंने बेटा कमर्शियल पेपर इशू करे किसी दूसरी कंपनी को, मान लो वंश दूसरी कंपनी, ठीक है, फॉर 8 मंथ, ठीक है, मैंने कमर्शियल पेपर बेच दिए इसको, मैं साइड, सर इसके पास कमर्शियल पेपर है जो 8 महीने की मैच्योरिटी रखते हैं, इसको 3 दिन के बाद पैसों की जरूरत पड़ गई, सिर्फ 3 दिन के बाद कंपनी देगी, मेरे पास आएगा कुछ होगा, मैं तो दूंगा नहीं, मैंने तो साइन करके दिया हुआ है 8 महीने बाद, मेरे तो ऊपर केस भी नहीं कर सकता ये। बेटा क्या ये कमर्शियल पेपर बाहर बेच सकता है? बेच सकता है, इट इज फ्रीली ट्रांसफरेबल इंस्ट्रूमेंट। इसने बेचे, एक और दूसरी कंपनी कृष्ण ने खरीद लिया। सर क्या हुआ? क्या बेटा लिक्विडिटी है? बिल्कुल इमीडिएट लिक्विडिटी है, इसका बेटा इंस्ट्रूमेंट 1 मिनट में कैश में कन्वर्ट हो गया। तो समझ में आया? पब्लिक डिपॉजिट भी बेचे जाते हैं मार्केट में और कमर्शियल पेपर भी बेचे जाते हैं, और दोनों फ्रीली ट्रांसफरेबल इंस्ट्रूमेंट है, मतलब द वन हु इज द बियरर इज द ऑनर, रजिस्टर्ड नहीं होते ये किसी के नाम पर भी, फ्रीली ट्रांसफरेबल। शायद क्लियर होगा मैं इस बात को लेकर। बेटा थर्ड वन कहता है इट प्रोवाइड मोर फंड जनरली कंपेयर टू अदर सोर्स, पहली लाइन ही गलत। सर क्या लिखी है पहली लाइन?
इट प्रोवाइड मोर फंड कंपेयर टू अदर सोर्स। क्या बात कर रहे हो सर? कह रहा कमर्शियल पेपर दूसरे सोर्स के कंपैरिजन में ज्यादा पैसे देता है। बिल्कुल गलत। आप एक लिमिटेड पैसा देते हो बेटा, लेकिन दूसरी लाइन सही लिखी है बेटा, जनरली द कॉस्ट ऑफ सीपी टू द इशुइंग फर्म इज लोअर देन द कॉस्ट ऑफ बोरोइंग ऑफ बैंक लोन। ये तो क्लियर ही हुई होगी बात। सर पहली लाइन काट देना, जो गलतियां मैं आपको साथ साथ बता के चल रहा हूं। फोर्थ, मेरिट पेपर में कभी नहीं लिख के आएगा कोई भी बच्चा, मैं पढ़वाऊंगा जरूर, पूरी गलत है, पूरी गलत। ठीक है जी, मैं प्रूव करूंगा, मेरा दिल नहीं कह रहा ऐसा कहने को, मैं प्रूव कर दूंगा आपको सिर्फ 1 मिनट लगाकर। कहता है बेटा कमर्शियल पेपर प्रोवाइड अ कंटिन्यूअस सोर्स ऑफ फंड, दिस इज बिकॉज देयर मैच्योरिटी कैन बी टेलर्ड टू सूट द रिक्वायरमेंट ऑफ द इशुइंग फर्म। फर्दर मैच्योरिंग कमर्शियल पेपर कैन बी रीपेड बाय सेलिंग न्यू कमर्शियल पेपर। सर पहली लाइन गलत है, इसमें दूसरी लाइन सही है। क्या कह रहा है बेटा? कह रहा है कमर्शियल पेपर की मैच्योरिटी को टेलर किया जा सकता है। टेलर्ड मतलब अपने हिसाब से बदला जा सकता है। सर बिल्कुल बेवकूफी वाली बात। समझाने के लिए एक बात बता देता हूं, ये क्या कहना चाह रहा है। मेरी तरफ देखना, मैंने कमर्शियल पेपर इशू करे फॉर 8 मंथ, जब मैच्योरिटी का दिन आया मेरे पास पैसे नहीं थे, कहता आप अपनी मर्जी से बदलवा सकते हो मैच्योरिटी। सर कभी नहीं बदलवा सकते, ये तो बिल्कुल बेवकूफियत वाली बात है। लेकिन आप दूसरी लाइन ये बिल्कुल ठीक लिखता है बेटा कि आप एक कमर्शियल पेपर को रीपे कर सकते हो दूसरे कमर्शियल पेपर सेल करके। क्लियर करता हूं बेटा एग्जांपल से बात। मैंने 11 करोड़ के कमर्शियल पेपर बेचे एट 10 करोड़, 10 करोड़ मेरे पास आ गए। 8 महीने मैंने यूज करा पैसे को, 8 महीने बाद मुझे 11 करोड़ वापस करने हैं, मेरे पास पैसे नहीं अरेंज हो रहे। मैंने क्या करा, मार्केट में 12 करोड़ के कमर्शियल पेपर और बेच दिए 11 करोड़ में, वहां से 11 करोड़ आए, यहां पर 11 करोड़ दे दिए, यानी कि एक कमर्शियल पेपर बेचकर दूसरे के पैसे उतार दिए। अब इसको कितने महीने बाद देना है? लेट्स सपोज मैंने 7 महीने के लिए इशू करे, तो 7 महीने बाद मुझे 12 करोड़ वापस करने हैं। ये तो आप कर सकते हो, लेकिन बेटा मैच्योरिटी पीरियड एक दिन भी नहीं बदला जा सकता। और मैं प्रूव कर दूं ये बात को, खाली मेरा दिल नहीं कह रहा। लिमिटेशन का 3rd पॉइंट पढ़ लो, यहीं क्लियर हो जाएगा। कहता है कमर्शियल पेपर इज एन इम्पर्सनल मेथड ऑफ फाइनेंसिंग, एज सच इफ अ फर्म इज नॉट इन अ पोजीशन टू रिडीम इट्स पेपर ड्यू टू फाइनेंशियल डिफिकल्टी, एक्सटेंडिंग द मैच्योरिटी ऑफ सीपी इज नॉट पॉसिबल। देख लो, एक ही बुक है, इतना कॉन्ट्राडिक्शन। एक तरफ कहते हो मैच्योरिटी पीरियड बढ़ा लो, टेलर कर लो, एक तरफ कहते हैं पॉसिबल ही नहीं है। सच बात यह पॉसिबल नहीं है, तो आप क्या करोगे सर? 4th मेरिट कोट ही मत करना, ठीक है ना। हमें किसी कंट्रोवर्सी में पढ़ना ही नहीं है, ठीक है ना। टीचर कहे 2 2 5, बिल्कुल मैडम ऐसा ही होता है, आपको क्या पता। चलो ले बाबू, एडवांटेज का 5th पॉइंट, कंपनीज कैन पार्क देयर एक्सेस फंड इन कमर्शियल पेपर, देयरबाय अर्निंग सम गुड रिटर्न ऑन द सेम। सर कंपनी कहता है कंपनी क्या कर सकती है? अपना एक्सेस फंड पार्क कर सकती है। मैं यहां पर एक सीरियस कंसर्न पे मुद्दा, एक सीरियस इस पे फोकस कर दूं आपका। बेटा देखो क्या होता है, आप ये मत सोचना कि कंपनी कभी भी अपनी नॉर्मल वर्किंग को डिस्टर्ब करेगी। समझाने के लिए एक बात बोलता हूं, आप इशू कर रहे हो 11 करोड़ के कमर्शियल पेपर है 10 करोड़, और मेरी कंपनी 1 रुपया भी मेरे पास एक्सेस नहीं है, मैंने 10 करोड़ रुपए अपने बिजनेस में इन्वेस्ट करे हुए हैं। कोई कंपनी कभी ऐसा नहीं करती कि अपना सारा तामझाम बेचा, 10 करोड़ इकट्ठे करे और आपके कमर्शियल पेपर खरीद लिए। सर कोई ऐसा नहीं करता। कोई भी कंपनी अपनी नॉर्मल वर्किंग डिस्टर्ब करके कमर्शियल पेपर में पैसे नहीं लगाती। हमेशा ध्यान रखना, आपके नॉर्मल बिजनेस में रिटर्न ज्यादा होती है। सर सच्ची बात है ये, कम से कम आप 20-20% कमा रहे होते अपने नॉर्मल बिजनेस से। ऐसा नहीं होता आप अपना तामझाम बेच के किसी और कंपनी के कमर्शियल पेपर में 10% के लिए इन्वेस्ट करोगे। आप सिर्फ वही पैसे इन्वेस्ट करते हो जो आपके करंट अकाउंट में आइडल पड़े हैं, जिसपे कुछ नहीं कमा रहे थे उस पे 10% कमा लो। नॉर्मल वर्किंग डिस्टर्ब करके आप 1 रुपया भी इन्वेस्ट नहीं करते किसी कंपनी में। शायद क्लियर होगी। सर मेरा हर पॉइंट पे एनालिसिस बहुत अलग होता है, इसलिए बहुत आराम से सुना करो इन चीजों को, ठीक है जी। आपको लगता हो ना जिसमें से कुछ नहीं निकलता, मैं उसमें से सब कुछ निकाल देता हूं। चलो बेटा लिमिटेशन की बात करते हैं। मैंने 3rd बता दी, 1st और 2nd आप पढ़ रहे हैं, पहले आप। सर पहली लिमिटेशन ये है
कि सिर्फ फाइनेंशियली साउंड कंपनीज और हाईली रेटेड फर्म इन्हीं को कमर्शियल पेपर से पैसे मिलते हैं। जो मॉडरेटली रेटेड फर्म है बेटा, या बेटा जिनकी रेटिंग ही बहुत कम है, उनको पैसे नहीं मिल सकते। सर मैं पहले ही बोल चुका हूं इंट्रो में, लार्ज कंपनी, क्रेडिट वर्दी कंपनी, मीडियम कंपनीज, स्मॉल कंपनीज, आपके बस की बात नहीं है। कमर्शियल पेपर आपको 1 रुपए का कोई नहीं देगा बेटा। और दूसरी बात में ये लिखा है बेटा कि कमर्शियल पेपर में बेटा पैसा एक लिमिट तक रेस कर सकते हो, एक लिमिट है बेटा इसकी, ठीक है ना। और बेटा वो लिमिट क्या है, जितना सामने वाली फर्म के पास एक्सेस फाइनेंस पड़ा है। कोई भी ये तो नहीं होगा ना अपना तामझाम बेच के आप में इन्वेस्ट करेगा बेटा, जितना उसके पास आइडल पड़ा है वो उतना इन्वेस्ट करेगा। और फिर भी बता दूं अरबों नहीं हो सकते, ये कुछ करोड़ तक की बात है बेटा। क्लियर? आज मैंने दोनों टॉपिक शुरू करके खत्म कर दिए बेटा, ठीक है ना। अभी कल सुना दो यार, इक्विटी और प्रेफरेंस सुना दो, थोड़ा सा दिल खुश कर दो यार मेरा, ठीक है ना। इक्विटी और प्रेफरेंस सुना दो कल। आज के लिए इतना ही रखते हैं बच्चों, बाय बाय।